हाय फ्रेंड्स, पॉज क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इससे पहले 9th क्लास का चैप्टर नंबर 7 जीवों में विविधता पढ़ रहे थे और हम इसके 3-4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप उनको देखकर पिछला सभी रिवीजन कर सकते हैं। इसमें हमने क्या देखा था? सबसे पहले पादप जगत और जंतु जगत में हमने विटेकर के 5 जगत प्रणाली को देखा था। उसमें हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, फिर प्लांटी और एनिमेलिया। तो हम आपको बता चुके थे कि प्लांटी और एनिमेलिया को हम डीपली पढ़ेंगे। तो हम प्लांटी यानी पादप जगत को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जंतु जगत यानी एनिमेलिया। जो था उसमें विटेकर की 5th 5 जगत प्रणाली में एनिमेलिया, उसको हम आज डीपली पढ़ेंगे। एनिमेलिया मतलब जंतु जगत। इसको जंतुओं को कितने वर्गों में बांटा गया है, कितने फाइलमों में उनको बांटा गया है, कैसे हम उसको पढ़ेंगे। अलग अलग फाइलम को अलग अलग फाइलम के अलग अलग लक्षणों के आधार पर उनको बांटा गया है। तो इसमें बांटने से पहले क्या है, 3 चीज़ें देखी गई। क्या क्या देखा गया कि जंतुओं में द्विपार्श्व सम्मिति को नोटिस किया गया। द्विपार्श्व सम्मिति। दूसरा देखा गया देहगुहा, किस एनिमल में देहगुहा प्रेजेंट है, किस में नहीं है। और थर्ड देखा गया त्रिकोरिक। पहले तो आपको इन तीनों के मीनिंग क्लियर पता होने चाहिए, ये तीनों होते क्या हैं। तो द्विपार्श्व सम्मिति मीन्स होता है, अब हम आपको सारे जो भी फाइलम पढ़ेंगे उनमें एक लक्षण लिखवाएंगे द्विपार्श्व सम्मिति। तो आपको पता तो होना चाहिए ये द्विपार्श्व सम्मिति होता क्या है। तो द्विपार्श्व सम्मिति का मतलब है संरचना, शरीर की जो संरचना 2 बराबर भागों में बंट जाए। जैसे कि हमने एक अल्फ़ाबेटिकल ए बनाया, इसको हम 2 समान भागों में बांट सकते हैं कि नहीं। देखो, बराबर इतना ही इस साइड है, उतना ही भाग इस साइड है। पर अगर आपसे बोला जाए कि बी को बांटो 2 बराबर भागों में, तो देखो खड़े में ऐसे हमने काटा तो बटा है क्या? नहीं। तो क्या है, देखो जो संरचना 2 बराबर भागों में बंट जाए, जैसे कि ओ है, इसको हम 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। देखो आधा हिस्सा इस साइड, आधा इस साइड है, तो बराबर हो रहा है। तो जो बॉडी स्ट्रक्चर या ऐसे जीव की संरचना जो 2 बराबर भागों में बंट जाती है, उसको द्विपार्श्व सम्मित कहते हैं। जैसे कि कॉकरोच, अब हम जीव जगत पढ़ रहे हैं तो उसमें उसी का एग्जाम्पल देते हैं। उससे मत समझो तो इससे समझ लो। जैसे कि हमने एक तितली बनाई, तितली का डायग्राम बनाया। जैसे कि ये तितली हो गई हमारी, ठीक है। इसको अब अगर हम बीच से काटेंगे तो देखो एक पंख इस साइड है, एक पंख इस साइड है, तो इसकी बॉडी कैसा है? द्विपार्श्व सम्मित है। तो इसको कहते हैं द्विपार्श्व सम्मित की संरचना ऐसी हो कि 2 बराबर भागों में वो डिवाइड हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं, सेकंड मैंने लिखवाया था देहगुहा। देहगुहा से ही सारे तंत्र, अंग तंत्र मिलकर बने होते हैं। अगर देहगुहा नहीं होगी तो क्या होगा? कोई भी अंग विकसित नहीं हो पाएगा। जब तक देहगुहा नहीं पाई जाएगी, शरीर में कोई अंग नहीं बनेगा, क्योंकि सारे अंग किससे? देहगुहा से अटैच रहते हैं। सारे तंत्र देहगुहा से मिलकर बने होते हैं। ये देहगुहा ही उनको बनाती है या इनसे मिलकर वो बने होते हैं, इससे अटैच रहते हैं, ज्वाइन रहते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं, देहगुहा समझ में आया? देहगुहा क्या है? तो देहगुहा क्या होती है? जैसे कि माउथ में क्या क्या है हमारे, एक कैविटी हो जाती है। देहगुहा मतलब होता है एक कैविटी। जैसे माउथ कैविटी हो गई हमारी, देहगुहा हो गई। मुंह की देहगुहा, क्या क्या हो गया? मुंह में दांत हो गए, जीभ हो गई, तो ये एक अलग स्पेस हो गया। तो ये क्या हो गया? हमारे मुंह की देहगुहा हो गई। ऐसे ही हमारे शरीर में देहगुहा पाई जाती हैं। जैसे पाचन तंत्र हुआ, श्वसन तंत्र हुआ, सर्जन तंत्र हुआ, ये सारे अलग अलग तंत्र हैं। इनमें अलग अलग भाग साथ में मिलकर एक संरचना बना लेते हैं। तो देहगुहा का मीन समझ में आया? देहगुहा होगी। तो देहगुहा कब पाई जाएगी? जैसे जैसे एनिमल जटिल संरचना में आते गए, देहगुहा का विकास होता गया। शुरू में जो हम एनिमल पढ़ेंगे उनमें हमें देहगुहा देखने को नहीं मिलेगी। अभी हम बताएंगे कितने फाइलम में देहगुहा पाई जाएगी और कितने में एब्सेंट रहेगी, और किस में देहगुहा की जगह पर दूसरी गुहा देखने को मिलेगी। एक और लक्षण अभी मैंने आपको बताया, त्रिकोरिक का मतलब होता है डिप्लोब्लास्टिक, मतलब 3 स्तरों से मिलकर बनी हुई आवरण, 3 स्तरों से मिलकर बना होगा। अब ये क्या होता है? देहगुहा किसी में, पहले देहगुहा के बारे में एक पॉइंट और देखो, देहगुहा किसी में एब्सेंट होती है और किसी में देहगुहा की जगह पर क्या पाई जाती है? कूट देहगुहा पाई जाती है। किसी किसी फाइलम में कूट देहगुहा। तो स्टार्टिंग के जो 4 फाइलम हैं, स्टार्टिंग के 3 फाइलम, पॉरीफेरा, देखो मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, पॉरीफेरा,
देह गुहाई का बता रही हूँ अभी मैं। पॉरीफेरा, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, निमेटोड, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ठीक है। फिर एकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, ये 2 और है। तो पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थिस, इन तीनों में क्या होती है, ये देह गुहा एब्सेंट होती है। तो याद रखना है स्टार्टिंग के 3 में एब्सेंट होगी ऐसे करके, ओके। उसके बाद जो निमेटोड है उसमें देह गुहा की जगह पर कूट देह गुहा पाई जाती है, जो थोड़ी कम विकसित होती है, कूट देह गुहा, ठीक है। चौथे नंबर वाले पे क्या है, कूट देह गुहा। उसके बाद के जो हैं हमारे 4 वर्टिब्रेट तक या प्रोटोकॉर्डेट तक, उसमें क्या पाया जाता है, आपका देह गुहा पाया जाता है। ये इनको हम कह सकते हैं, इस फाइलम के जीवों को ये कैसे होते हैं, देह गुहाधारी जीव कहलाते हैं। आया समझ में? इतना क्लियर हुआ किस में देह गुहा पाई जा रही है, किस में नहीं। ये एक पॉइंट आपको एक बार में याद हो जाएगा अगर आप इस तरीके से एक शॉर्ट ट्रिक बना लें कि स्टार्टिंग के 3 में एब्सेंट है, चौथे में देह गुहा की जगह पर कूट देह गुहा है, उसके बाद के 4 में देह गुहा प्रेजेंट है, यानी इनका शरीर कैसा होता है, देह गुहाधारी होता है। ये पॉइंट आप इन सभी फाइलम में लिख सकते हैं। एक पॉइंट आपका क्लियर हुआ। इस तरीके से आप याद करेंगे तो आपको एक एक पॉइंट याद नहीं करना पड़ेगा। अब देखते हैं हम ट्रिप्लोब्लास्ट या त्रिकोरिक का मतलब होता है 3 स्तर से बना हुआ आवरण, त्रिकोरिक कहलाता है, ठीक है। ये 3 पॉइंट हमें सभी में लिखने होते हैं, इसलिए हमने ये समझा दिया आपको। अब हम फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, पोरीफेरा। पोरीफेरा कहाँ है, पोरीफेरा एनिमिलिया में आ जा, पोरीफेरा। अब पौरी का ही अर्थ क्या होता है, पौरी, ये पौरी जो दिया है, पौरी का अर्थ होता है छिद्रयुक्त, छिद्रयुक्त। तो एक हमें एक कमेंट यहीं से मिल जाएगा, एक लक्षण, एक जो हम लिखने वाले हैं कमेंट वो यही लिखेंगे, ये पॉरीफेरा का अर्थ होता है छिद्रयुक्त जीवधारी। मतलब पॉरीफेरा में जितने भी जीवधारी पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, छिद्रयुक्त होते हैं। तो पौरी का मतलब होता है छिद्र, तो ये छिद्रयुक्त जीवधारी होते हैं। अब मैंने बताया स्टार्टिंग के 3 में क्या नहीं पाया जाता, आपका देह गुहा नहीं पाई जाती, तो आप इसमें लिख सकते हो इसमें देह गुहा नहीं पाई जाती। लिखना चाहो तो 2 पॉइंट हो जाएंगे आपके। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट, कोशिका स्तर से बना होता है। ये कैसा बना होता है, कोशिकीय स्तर का बना होता है। कोशिकाओं से मिलकर बनता है ऊतक, ऊतक से मिलकर बनता है अंग, और अंग से मिलकर बनता है अंग तंत्र, ठीक है। चारों चीज़ सिस्टमेटिक समझो, कोशिका, ऊतक, अंग और अंग तंत्र। तो सबसे छोटा, मतलब मैंने जैसे पादप में बताया था स्टार्टिंग में संरचनाएं कम विकसित थी, धीरे धीरे वो जटिल होती गई, वैसे ही जंतु जगत में भी संरचनाएं कम विकसित होंगी, फिर धीरे धीरे वो जटिल होती जाएंगी। तो सीधे ही अंग तंत्र या अंग या ऊतक तो मिलेगा नहीं, सबसे पहले हमें कोशिका मिलेगी ना। तो जो कोशिका स्तर का होता है, इसमें जो शरीर संगठन होता है वो कोशिका स्तर से बना होता है, इसमें कोई ऊतक नहीं पाया जाएगा। ऊतक कब आएगा, अब जैसे जैसे हमारा फाइलम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसकी संरचना जटिल होगी, तो ऊतक, ऊतक से फिर अंग और अंग तंत्र का भी विकास होगा। तो लास्ट के जो हम फाइलम पढ़ेंगे उनमें अंग तंत्र दिया जाएगा, पर स्टार्टिंग के में क्या मिलेगा, हमें केवल कोशिका मिलेगी इसमें। इसलिए इसका शरीर कैसे बना होता है, केवल कोशिका स्तर से बना होता है, ऊतक इसमें एब्सेंट होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, ये पॉरीफेरा में, पॉरीफेरा में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, ये छिद्रयुक्त होता है, छिद्र वाला। सेकंड लिखेंगे ये कोशिका स्तर का बना होता है, ऊतक एब्सेंट होते हैं। ये अचल जीव हैं, ये क्या करते हैं, चिपके रहते हैं, किसी भी आधार से चिपके रहते हैं, ये चलते नहीं हैं, एक जगह चिपक जाएंगे। जैसे कि पत्थर से चिपक गए समुद्र में तो पत्थर से चिपके ही हैं, अचल होते हैं, चलते नहीं हैं, ये चिपके रहते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, ये अचल होते हैं। छिद्र नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं। इसमें क्या पाई जाती है, एक नाल प्रणाली पाई जाती है, देह गुहा नहीं होती, इसमें क्या पाई जाती है, नाल प्रणाली पाई जाती है। छिद्र कैसे जुड़े होते हैं, नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं। देखो छिद्र, पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं, ये छिद्र शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं। तो छिद्र किससे जुड़े होते हैं, नाल प्रणाली से। और ये नाल प्रणाली क्या करती है, जिससे जल, O2 और भोजन को संचरण करती है, मतलब अंदर बाहर जाने देती है। ऐसे ये इसमें छिद्र हैं बहुत सारे इसमें, और ये अंदर बाहर जाने देगी O2 को, भोजन को, भोजन, O2 और जल को, H2O को, ठीक है। तो ये नाल प्रणाली, छिद्र किससे, नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं। सो जल
जल भोजन आदि चीज़ों को अंदर बाहर जाने देते हैं, संचरण करते हैं। शरीर कठोर आवरण तथा बाह्य कंकाल से ढका रहता है। इनका शरीर भी कैसा होता है? कठोर आवरण और बाह्य कंकाल से ढका रहता है। इन सभी को सामान्यतः स्पॉन्ज के नाम से जाना जाता है। मतलब इनका कॉमन नेम आप बोलोगे तो क्या है? स्पॉन्ज इनका कॉमन नेम है, स्पॉन्ज। ठीक है, तो आप 5 इसके हर जो भी फाइलम पढ़ोगे उसके एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद करने। कभी कभी शॉर्ट में ही पूछ लेता है कि बताइए पॉरीफेरा के एग्जाम्पल लिखिए, कोई 2 एग्जाम्पल लिखिए पॉरीफेरा के 1 नंबर में आ जाएंगे 1 मार्क्स के लिए। तो आपको साइकॉन, यूकेलिप्टस, यूकेलेक्टा और स्पॉन्जिला ये याद होना चाहिए। तो सभी के आपको एग्जाम्पल अच्छे से याद होने चाहिए। तो इसके आपको पॉइंट याद हुए पॉरीफेरा के, कितने सिंपल हैं। देखो छिद्रयुक्त होता है, नाम से ही बता सकते हैं। इसमें स्टार्टिंग हो रही है तो स्टार्टिंग में किससे बनता है शरीर? कोशिका, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र, तो कोशिकीय संरचना पाई जाती है। ये अचल होते हैं और आधार से चिपके रहते हैं। कितना सिंपल है। देखो इनका कंकाल बाह्य आवरण कठोर होता है तथा बाह्य कंकाल से ढका रहता है। कठोर होता है इनका शरीर और बाह्य कंकाल से ढका रहता है। इसमें छिद्र पाए जाते हैं जो नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं, जिनका काम क्या है? जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का संचरण करना। 5-5 पॉइंट आपको हर फाइलम की याद करने। अब नेक्स्ट फाइलम देखते हैं हम, सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा ये जलीय जंतु हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे। अब देखो अभी मैंने बताया था आपको कोशिका, कोशिका के बाद क्या बताया मैंने? ऊतक। तो इनका शरीर कैसा होता है? ऊतक, ऊतक स्तर का बना होता है। उनका कोशिका स्तर का बना होता है, सेकंड पर ऊतक था इसलिए इसका शरीर कैसा बना होता है? ऊतक स्तरीय होता है। देखो ये लिखा है, शारीरिक संगठन ऊतकीय स्तर का होता है। इसमें देहगुहा पाई जाती है। इसमें एक देहगुहा पाई जाती है। इसका शरीर कोशिकाओं को 2 परतों में का बना होता है, आंतरिक परत और बाह्य परत। ठीक है, इसका शरीर कैसे बनता है? 2 परतों का बना होता है। इसमें एक देहगुहा पाई जाती है, ऐसा लिखा है बट आप अपसेंट भी करोगे तो भी चल जाएगा। एक पाई जा रही है केवल एक सिंपल संरचना में, तो आप इसमें लिख सकते हो, ये ना भी लिखोगे तो भी चलेगा। शरीर कोशिकाओं की 2 परतों का बना होता है। ठीक है, कुछ जातियाँ समूह में पाई जाती हैं और कुछ जातियाँ अकेले पाई जाती हैं। इसकी कुछ जातियाँ समूह में पाई जाती हैं, उन जातियों को हम क्या कहते हैं? कोरल कहते हैं। और जो जाति अकेले पाई जाती है उसको हम हाइड्रा कहते हैं। देखो कोरल ये लिखा है और हाइड्रा एकांकी होती है, उनको हम हाइड्रा कहते हैं। देखो आगे चलेंगे हम, हाइड्रा, हाइड्रा ये। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? ये जलीय जंतु होता है। सीलेंट्रेटा जलीय जंतु होता है। ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। शरीर कोशिकाओं में 2 परतों का बना होता है, बाह्य परत और आंतरिक परत। इसका जो समूह में रहते हैं उसको कोरल कहते हैं और जो एकांत में रहते हैं उनको हाइड्रा कहते हैं। और इससे एग्जाम्पल क्या क्या लिख लेंगे हम? हाइड्रा, समुद्री एनीमोन और जेलीफिश। ठीक है, ये हो गया इतना। इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट है प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेटीहेल्मिन्थिस थर्ड वाला हमारा जो ग्रुप है वो है प्लेटीहेल्मिन्थिस। तो प्लेटीहेल्मिन्थिस के बारे में आप क्या लिखना चाहते हैं? देखिए हम क्या लिखेंगे इसमें। प्लेटीहेल्मिन्थिस में अभी हमने बताया था स्टार्टिंग के 3 है ना, उसमें क्या है हमारा शॉर्ट ट्रिक में समझाना चाह रहे थे, तो देहगुहा अपसेंट था, तो इसमें भी हम देहगुहा को अपसेंट रखेंगे। पूर्ण वर्णित, अभी हम देखो इसमें द्विपार्श्व सममिति और त्रिकोरिक ये ज़्यादा नहीं देख रहे हैं ना। तो द्विपार्श्व सममित त्रिकोरिक क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि ये धीरे धीरे डेवलप हुए जानवरों का, जो एनिमल्स थे उनके फाइलम तब आया, एकदम स्टार्टिंग में नहीं आया था क्योंकि वो थोड़ी जटिल संरचना थी। अब हम पढ़ेंगे आगे तो उसमें आएगा हमारा त्रिकोरिक और द्विपार्श्व सममित। तो देखो पूर्ण वर्णित वर्गों की अपेक्षा इस वर्ग के जंतुओं की शारीरिक संरचना अधिक जटिल होती है। जो पूर्व में हम 2 वर्ग पढ़ चुके हैं उनसे अधिक जटिल क्या होती है? इसकी संरचना होती है। इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है। तो जो प्लेटीहेल्मिन्थिस है वो कैसी होती है? शारीरिक संरचना द्विपार्श्व सममित होती है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? केवल ऊतक स्तर की होती है शारीरिक संरचना या फिर कोशिका स्तर की होती है। अब हमने पढ़ा द्विपार्श्व सममित। तो यहाँ से अब हम सारे फाइलम में लिखेंगे कि वो द्विपार्श्व सममित है या नहीं है। तो इसकी शारीरिक संरचना द्विपार्श्व सममित होती है प्लेटीहेल्मिन्थिस की। त्रिकोरिक यानी ऊतक विभेदन 3 कोशिकीय स्तर से होता है। ये त्रिकोरिक भी होती है। इसका शरीर 3 कोशिकीय स्तर का बना होता है या ट्रिप्लोब्लास्टिक इसको इंग्लिश में बोलते हैं।
इससे शरीर के बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार के स्तर बने होते हैं तथा कुछ अंग भी बनते हैं। इसमें धीरे धीरे अंगों का भी मैंने बताया, कोशिका का हुआ, फिर ऊतक का विकास हुआ, अब इसमें धीरे धीरे क्या है, अंगों का विकास होने लगेगा। तो आपको सिस्टम एक दिमाग में सेट कर लेना है कि हाँ ये इस तरीके से हमें लिखना है तथा इसमें कुछ अंग भी बनते हैं। देखो ये लिखा है पॉइंट, आप अपने मन से पॉइंट लिख लोगे, याद रट्टा मत करो, रटोगे तो आप सब भूल जाओगे। देखो इसमें अंग का विकास हुआ, इसमें वास्तविक देहगुहा का अभाव होता है। अब देहगुहा इसमें वास्तविक नहीं पाई जाएगी। वास्तविक देहगुहा कब आएगी, अभी हम देहगुहा बता चुके हैं, स्टार्टिंग के 3 में देहगुहा नहीं है। 4th नंबर का जो फाइलम पढ़ेंगे उसमें कूट देहगुहा पढ़ेंगे, उसके बाद आएगी आपकी देहगुहा। तो इसमें वास्तविक देहगुहा का अभाव होता है। देखो इसमें लिखा है जिससे सुविकसित अंग व्यवस्थित हो सके। इसका शरीर पृष्ठधारी एवं चपटा होता है। अब जो प्लेटी हेलमिंथिस है, इसका प्लेट कैसी होती है, चपटी होती है ना, तो उसी के जैसे इसके एग्जाम्पल होते हैं प्लेटी हेलमिंथिस के। ये कैसे होते हैं, चपटे होते हैं, चपटे कृमि इनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें और क्या क्या लिखेंगे हम, द्विपार्श्व सममित शरीर होता है, त्रिकोरिक होता है, कुछ अंग होते हैं, कुछ अंगों का विकास होता है। ठीक है, पृष्ठधारी शरीर एवं चपटा, इसलिए इसको चपटे कृमि भी कहते हैं। कोई देहगुहा नहीं होती इसमें। इसके एग्जाम्पल कर लेंगे, देहगुहा का अभाव है, 2 पॉइंट इसमें ऐड करने हैं आपको, द्विपार्श्व सममित और कौन सा, त्रिकोरिक वाला। अब चलते आगे, हम इसके एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से पढ़ने। 4th है हमारा निमेटोड। निमेटोड ये क्या है, त्रिकोरक जंतु है, यानी ये त्रिकोरक होता है। अभी हमने त्रिकोरक का मीन्स भी बता दिया आपको, द्विपार्श्व सममित भी होता है, त्रिकोरक भी होता है। देहगुहा को कूट सीलोम कहते हैं। इसकी देहगुहा को क्या कहते हैं, कूट सीलोम। देखो मैंने 4th पढ़ाया था आपको, कूट सीलोम आ जाएगा। इसकी देहगुहा को कूट सीलोम कहते हैं। इसमें ऊतक पाए जाते हैं परंतु अंगतंत्र पूर्ण विकसित नहीं होता। अब कूट सीलोम है इसलिए अंगतंत्र पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा। जब देहगुहा आ जाएगी तो अंगतंत्र भी अपने आप विकसित हो जाएंगे, क्योंकि अंगतंत्र इससे जुड़े हुए होते हैं। तो अभी कूट सीलोम है इसलिए अंगतंत्र पूर्ण रूप से इसमें विकसित नहीं होंगे। इनकी शारीरिक संरचना भी त्रिकोरिक होती है। ये अधिकांश परजीवी होते हैं। ये कैसे होते हैं, निमेटोड परजीवी होते हैं, अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करते हैं। इसके उदाहरण क्या पढ़ेंगे हम, तो इसमें मेन पॉइंट क्या लिखेंगे, द्विपार्श्व सममित होता है, त्रिकोरिक होता है, देहगुहा को कूट सीलोम कहते हैं। ये पॉइंट आपको हाईलाइट करके लिखना है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि द्विपार्श्व और त्रिकोरिक तो अभी कंपलसरी चल ही रहा है, ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं। शरीर बेलनाकार, ऊतक पाए जाते हैं। शरीर इसका बेलनाकार होता है और इसमें ऊतक पाए जाते हैं, पर अंग तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होते। आपने देख लिया, कूट सीलोम है इसलिए अंग तंत्र पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, अधिकांशतः परजीवी होते हैं। गोल कृमि और फाइलेरिया इसके, और पिन कृमि इनके क्या हैं, उदाहरण हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा फाइलम है एनिलीड। एनिलीड देखो, तो इसमें भी वही लिखना है, द्विपार्श्व सममित त्रिकोरिक होते हैं। अब इसमें क्या आ जाएगी, जब मैंने बताया था 4th के बाद आपकी वास्तविक देहगुहा पाई जाएगी। अब देखो यहाँ पर वास्तविक देहगुहा आ गई है तो आपके अंगतंत्र भी विकसित होंगे ना, हमने बताया था देहगुहा के साथ ही अंगतंत्र विकसित होंगे। इसमें वास्तविक अंग शारीरिक संरचना में निहित रहते हैं तथा अंगों में व्यापक भिन्नता होती है। ये भिन्नता इनके शरीर के सिर से पूंछ तक एक के बाद एक खंडित रूप में उपस्थित होती है। जलीय एनिलीड अलवड़ और लवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन एवं तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। जैसे ही देहगुहा आई वैसे ही सारे तंत्र आ गए। मैंने बताया था कि देहगुहा आएगी जिसमें प्रेजेंट होगी उसी में तंत्र बनेंगे। तो इसमें देखो तीनों चारों तंत्र के नाम, जो मानव पाचन तंत्र होता है, हमारा सिस्टम बॉडी, उसमें पढ़े हैं आपने, श्वसन पाचन आप पढ़ोगे 10th में, तो ये तंत्र विकसित हो जाते हैं। तो अब एनिलीड को आप कितने सिंपल पॉइंट है आपको पूरे याद हो गए। 2 पॉइंट तो आपको लिखने ही है, द्विपार्श्व सममित होता है, त्रिकोरिक होता है और वास्तविक देहगुहा प्रेजेंट होती है। वो तीनों पॉइंट जो स्टार्टिंग में समझाए वो तीनों इसमें आएंगे। शरीर कई खंडों में बटा रहता है। इसका शरीर क्या होता है, कई खंडों में बटा रहता है। कैसा रहता है, कई खंडों में बटा रहता है इसका शरीर। देखो ये जैसे कि एनिलीड, कैचुआ देखा है, कैचुआ इसका उदाहरण है, जो रिंग रिंग से दिखते हैं एनिलीड, ये लाइन से बने रहते हैं जिस पर वो एनिलीड में आते हैं। कैचुआ हुआ, नेरिस हुआ, जॉक हुआ, ये एनिलीड के एग्जाम्पल है। इसमें संवहन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। जलीय तथा स्थलीय दोनों हो सकते हैं। कैचुआ जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है। ठीक है,
तो एनालिड से आपको कंफर्म हुआ कि यहाँ देहगुहा प्रेजेंट हो गई, तो अंग तंत्र भी आ गए। अब आर्थ्रोपोडा पढ़ेंगे। आर्थ्रोपोडा जो वर्ग है इसका नाम देखो, आर्थो और पोडा। पोडा का मीन्स होता है पैर, पोडा का मीन्स होता है पैर, आर्थो का मीन्स होता है जुड़े हुए पैर, जुड़े हुए। ठीक है, तो समझ में आया। आर्थो का मीन्स होता है आर्थो, आर्थो का मीन्स होता है पैर जुड़ा हुआ, और पोड़ा का मीन्स होता है पैर। तो सबसे पहले तो हम वही लिख लेंगे, द्विपार्श्व सममित होता है, त्रिकोरिक होता है और देहगुहा पाई जाती है। सबसे बड़ा संघ है, मेन पॉइंट आर्थ्रोपोडा क्या है हमारा, सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा। जितने भी संघ हमने पढ़े उन सब में ये सबसे बड़ा संघ है, यह सबसे बड़ा फाइलम है। शरीर खंडयुक्त होता है, हम देख चुके हैं शरीर कैसा होता है इसका, खंडयुक्त होता है। आर्थ्रोपोडा का शरीर कैसा होता है, खंडयुक्त होता है। ये आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल सारे। इसका शरीर कैसा होता है, खंडयुक्त होता है। देखो ये आधा, ये हेड है, बॉडी है, टेल है, इसमें ये बटा है, 3 खंडों में बटा है, तो खंडयुक्त इसका शरीर होता है। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र इसमें पाया जाता है और जुड़े हुए पैर होते हैं। देहगुहा रक्त से भरी रहती है। तो आर्थ्रोपोड सबसे बड़ा संघ है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा, तीनों चीज़ें जो पढ़ाई थी वो प्रेजेंट होंगी। सबसे बड़ा संघ है, देहगुहा रक्त से भरी रहती है और जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं, इसकी विशेषताएँ हैं। बस इसके एग्जाम्पल आप देख ही रहे हो, पैलीमोन, एरेनिन, तिलचट्टा या फिर तितली, ये हम सारे इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा जो फाइलम है वो है मोलस्का। तो मोलस्का जो फाइलम है उसमें क्या है, इसमें द्विपार्श्व सममित पाई जाती है। इसमें देहगुहा बहुत कम होती है, इसमें देहगुहा अब धीरे धीरे क्या है, कम है। इसमें देहगुहा बहुत कम होती है। शरीर थोड़ा खंडित होता है, ऊपर शरीर ज़्यादा खंडित था, इसमें शरीर थोड़ा खंडित होता है। खुला संवहनीय तंत्र तथा उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना इसमें पाई जाती है। मोलस्का में क्या है, उत्सर्जन गुर्दे जैसी संरचना से होता है। घोंगा, सीप और ऑक्टोपस इसके उदाहरण माने जाते हैं। ठीक है, और इसका शरीर थोड़ा खंडित होता है, पर इसमें देहगुहा थोड़ी कम होगी, थोड़ी कम विकसित होगी, थोड़ा कम होगा। ठीक है, देहगुहा थोड़ा कम होती है, इतना याद रखना है मोलस्का में। तो आपको इतना याद रखना है कि शुरू के 3 में देहगुहा नहीं है, चौथे में कूट देहगुहा है, वो है सीलोम, कूट सीलोम। उसके बाद आप देखते हैं नीचे के 3 जो हैं उसमें 2 में तो अच्छे से है, फिर मोलस्का आ जाएगा, उसमें थोड़ी कम है देहगुहा। उसके बाद हम थर्ड देखते हैं एकाइनोडर्मेटा। तो इसके एग्जाम्पल आपको घोंगा, सीप और क्या क्या दिए, हाँ घोंगा, सीप इसके एग्जाम्पल हैं, ऑक्टोपस भी है। अब हम देखेंगे ऑक्टोपस, ठीक है, सॉरी एकाइनोडर्मेटा। मोलस्का के बाद हमारा आता है एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा, डर्मेटा यानी त्वचा, और एकाइनो मीन्स होता है कांटे, कांटे युक्त त्वचा होती है एकाइनोडर्मेटा की। कैसी होती है, कांटे लगे होते हैं इसकी त्वचा पर। तो देखो इसमें क्या है, त्रिकोरिक होता है, देहगुहा पाई जाती है, इसमें द्विपार्श्व सममित नहीं होते। अब क्या है, ये द्विपार्श्व सममित, इसमें द्विपार्श्व सममित था ऊपर वाला, ये द्विपार्श्व सममित नहीं होते, उसकी जगह पर रेडियल समरूपता पाई जाती है। त्वचा कांटों से आच्छादित रहती है या कांटों से ढकी रहती है। काइनोडर्मेटा, डर्मेटा मीन्स होते डर्म मीन्स होती है त्वचा, तो इसकी त्वचा क्या है, काइनो यानी कांटों से ढकी होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ये मुक्त जीवी होते हैं और समुद्र में पाए जाते हैं। इस पर जो कांटे पाए जाते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ये कांटे और इसमें जो कंकाल पाया जाता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इतने पॉइंट याद हुए आपको। विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो चलने में मदद करता है। इसमें एक नाल तंत्र पाया जाता है जो चलने में मदद करता है। स्टारफिश और समुद्री अर्चिन इसके उदाहरण हैं। देखो ये लिखा होगा, ये देहगुहा युक्त त्रिकोरिक जंतु हैं। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो उसके चलने में सहायता करता है। कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल एवं कांटे बने होते हैं। जो इसकी त्वचा पर जो कांटे पाए जाते हैं वो किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा को फिर से 5 भागों में बांटा गया है। मत्स्य, जल स्थलचर और सरीसृप, पक्षी और स्तनपायी। तो इसको भी हम डिटेल से देखेंगे, पर अब हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। देखो वर्टिब्रेटा है, ये वर्टिब्रेटा को फिर से 5 फाइलम में बांट दिया है, सब फाइलम में यहाँ तक, पक्षी, सरीसृप पक्षी, स्तनपायी। ठीक है,
इतना पढ़ेंगे हम, उसके बाद ये नाम पद्धति है थोड़ा सा टॉपिक, और ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आगे का वीडियो देखने के लिए आप इसका नेक्स्ट वीडियो देखिए जिसमें आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बस एक वीडियो और, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट